दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इतिहास के उस दौर में चलते हैं जब भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल और अखंड भूभाग हुआ करता था। जरा सोच कर देखिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर समुद्र की लहरों तक फैले आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के क्षेत्रों को पहली बार एक साथ लाने वाला वो महान सम्राट आखिर कौन था? चलिए गहराई से समझते हैं। अब इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात, या कह लें सबसे बड़ा विरोधाभास ये है, इतिहास का वो कौन सा सबसे महान विजेता था जिसने सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद अपनी ही मर्जी से अपनी तलवार हमेशा के लिए त्याग दी। सोचिए, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज हम उसकी तुलना सिकंदर या चंगेज खान से कर रहे होते। लेकिन उसने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं भाग 1 से, मौर्य राजकुमार का उदय। एक क्रूर योद्धा से एक महान दार्शनिक तक के इस गजब के ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के उस दौर में जिन्होंने एक अजेय सेना खड़ी की और सेल्यूकस निकेटर जैसे शासक को भी हरा दिया। लेकिन जो साम्राज्य इतनी ताकत से बना था, वो 274 ईसा पूर्व तक आते आते अशोक के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ एक बेहद कड़वे और हिंसक उत्तराधिकार संघर्ष का अखाड़ा बन गया। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि अशोक अपने पिता बिंदुसार के चहेते बिल्कुल नहीं थे। कहा जाता है कि उनके कठोर और कुछ हद तक अनाकर्षक रूप की वजह से उन्हें पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन जब उन्हें राजधानी से दूर तक्षशिला और उज्जैन भेजा गया तो इस अनचाहे राजकुमार ने खुद को साबित कर दिया। तक्षशिला में उन्होंने राजनीति का एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि जनता का गुस्सा अक्सर भ्रष्ट मंत्रियों पर होता है, सीधे राजा पर नहीं। अब बात करते हैं इस नंबर 99 की। अशोक की कहानी में इतिहास और मिथक आपस में काफी उलझे हुए हैं। बौद्ध ग्रंथों का दावा है कि अशोक ने मगध की गद्दी पाने के लिए अपने 99 सौतेले भाइयों को मार डाला था। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी अतिशोक्ति लगती है, क्योंकि खुद अशोक के शिलालेख बताते हैं कि उन्होंने अपने कई भाई बहनों और उनके परिवारों की देखभाल की व्यवस्था की थी। हालांकि ये जरूर सच है कि सत्ता की वो लड़ाई बहुत लंबी और खून खराबे वाली थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, चंडाशोक का शासनकाल। सिंहासन तो मिल गया, लेकिन सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अशोक ने दो बिल्कुल अलग और खौफनाक छवियां गढ़ीं। एक तरफ कामाशोक, जो बस भोग विलास में डूबा रहता था, जिसकी कम से कम 6 पत्नियां थीं, और दूसरी तरफ चंडाशोक, यानी एक खूंखार शासक। जब उसके मंत्रियों ने एक बार उसका आदेश नहीं माना तो उसने अपने ही हाथों से 500 मंत्रियों का सिर काट दिया। और तो और, सिर्फ अपना खौफ कायम करने के लिए उसने हरम की 500 औरतों को भी मरवा दिया था। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। लेकिन अशोक इतना समझदार था कि उसे पता था कि जनता के सामने हमेशा ये क्रूर रूप दिखाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपनी इमेज बचाने और इस क्रूरता को दूसरों से करवाने के लिए उसने अशोक का नर्क बनवाया। ये बाहर से देखने में किसी जन्नत जैसा खूबसूरत महल था, लेकिन अंदर से ये एक भयानक यातना गृह था जिसे एक बहुत ही क्रूर ग्रीक जल्लाद चलाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 3, कलिंग का महान परिवर्तन। सत्ता में आने के 8वें साल में उनकी ये महत्वाकांक्षा एक ऐसे युद्ध में बदल गई जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इस डेटा को जरा ध्यान से देखिए। कलिंग में जो तबाही मची उसका पैमाना सोच से भी परे है। लगभग 10 लाख की आबादी में से 1 लाख लोग बेरहमी से मार दिए गए और 1.5 लाख को बंदी बना लिया गया। मतलब एक पूरी आबादी के 1/4 से ज्यादा हिस्से को इस तरह मिटा देना, यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक ऐसा भीषण नरसंहार था जिसने इस अजय सम्राट की आत्मा को अंदर तक तोड़ दिया। युद्ध के मैदान में उन अनगिनत लाशों के बीच खड़े होकर अशोक को यह एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा था, वो दरअसल पाप का एक बहुत बड़ा पहाड़ था। और वहीं कलिंग के उस मैदान में चंडाशोक का अंत हुआ और धम्माशोक का जन्म हुआ। उसने हमेशा के लिए अपनी तलवार गिरा दी और बुद्ध के करुणा के मार्ग को अपना लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस नए दर्शन को इतने बड़े साम्राज्य में फैलाया कैसे जाए। आइए देखते हैं भाग 4 में, पत्थरों पर संदेश। सम्राट अशोक चाहता था कि शांति का ये संदेश उसके बाद भी दुनिया में रहे। अगर आप इस टेबल को देखें तो समझ आएगा कि यह प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन मॉडल था। आम जनता तक पहुंचने के लिए उसने सड़कों और सीमाओं की चट्टानों पर संदेश लिखवाए, अधिकारियों के लिए व्यापारिक रास्तों पर चमचमाते स्तंभ लगवाए और भिक्षुओं के लिए गुफाओं में संदेश उकेरे। ये एक पूरा का पूरा व्यवस्थित सिस्टम था। और इसमें उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था? भाषा।
अशोक ने लोगों पर कोई एक सरकारी भाषा नहीं थोपी। इसके बजाय उसने अपने पश्चाताप और अपने धम्म को उन बोलियों में लिखवाया जिन्हें लोग सचमुच बोलते और समझते थे। उत्तर भारत में प्राकृत और ब्राह्मी, तो उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक। ये सच में उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस को दिखाता है। 12वें शिलालेख का ये विचार देखिए। अशोक ने जिसे वाक संयम कहा, वो आज के समय में भी कितना सटीक है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उनका धम्म कोई सरकारी धर्म थोपना नहीं था, बल्कि ये सामाजिक अनुशासन और धार्मिक सहिष्णुता की बात थी। दूसरों के धर्म का सम्मान करना, ये उस दौर के हिसाब से एक बेहद क्रांतिकारी विचार था। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। भाग 5, महान सम्राट की पुनर्खोज और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि पत्थरों पर इतने संदेश छोड़ने के बावजूद समय के साथ इस महान राजा को लगभग भुला दिया गया था। अशोक के उत्तराधिकारी इतने सक्षम नहीं थे, जिससे वो विशाल साम्राज्य रेत की तरह बिखर गया। सदियों बीत गईं और प्राकृत और ब्राह्मी लिपियां लोगों की यादों से मिट गईं। लोग पत्थर देखते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। फिर आखिरकार 1837 में जाके जेम्स प्रिंसेप ने इन लिपियों को डिकोड किया और इस महान सम्राट की विरासत को वापस दुनिया के सामने रखा। और जब आधुनिक भारत आज़ाद हुआ तो हमने बहुत ही सोच समझकर अशोक के प्रतीकों को अपनी राष्ट्रीय पहचान के बिल्कुल बीचों बीच जगह दी। हमारे झंडे के बीच में अशोक चक्र और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का 4 शेरों वाला स्तंभ। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि एक राष्ट्र की असली ताकत शांति, एकता और सह अस्तित्व में होती है। तो इन सब बातों को जानने के बाद आज के इस दौर में, जहां सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण है, नफरत है और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की अंधी होड़ है, ये इतिहास हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम सच में उस 2300 साल पुरानी बुद्धिमत्ता को सुन रहे हैं? शायद असली ताकत किसी को हराकर उसे नीचा दिखाने में नहीं है, बल्कि उस करुणा में है जिससे आप सामने वाले का दिल जीत सकें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?